नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, आज सीरीज के अंतर्गत जो हम चर्चा करने वाले हैं, मुख्यतः जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो हैं यूनिट 2 पर, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 जिसका प्री अब होने वाला है। इसकी कंटिन्यू क्लासें एमसीक्यूज की आप लोगों को मिल रही हैं। इस सीरीज का नाम है दोस्तों महाकुंभ 2025। जैसा एक महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, वैसा ही एक महाकुंभ यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि लगभग 5000 प्लस प्रश्न आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। सुबह शाम कंटिन्यू हमारी क्लासें आप लोगों के पास में आ रही हैं। आज की ये जो क्लास है ये है यूनिट 2। यूनिट 2 में भी जो क्लास है वो कौन सी है? 2, यानी कि दूसरी क्लास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है। जैसा हमने पहली क्लास को देखा था उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें और रहेंगे और आगे वाले टॉपिक को भी हम इसमें लेके आएंगे। चलिए तो इसको चालू करते हैं इस क्लास को दोस्तों। पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न है कौन सा। याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार बता दूं आप सभी लोगों को, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग कृपया करके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जब आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ अभी अपन पूरा क्लास को समाप्त करेंगे, क्लास जैसे ही समाप्त होगी वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। एमसीक्यूज की पूरी पीडीएफ है और उस पीडीएफ में हम इसको सॉल्व करके बताएंगे तो वो पीडीएफ आपके काम की होगी। समझ रहे हो? इसके पहले जो एक पीडीएफ है वो भी हम आप लोगों को दे देंगे, और यदि आप लोगों को पूरी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन जब आप क्लास देख लें फिर पीडीएफ लें तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। क्या होता है कि हम बार बार मांगते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो पीडीएफ आपको कैसे दी जाएगी? जब ये क्लास समाप्त हो गई तो उसके बाद में फिर आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी। यदि हम पूरी पीडीएफ आप लोगों को एक बार में दे देंगे तो पीडीएफ एक जगह रखी रहेगी, ना आप लोग उसमें ध्यान देंगे ना ही आप लोगों को उससे कुछ फायदा मिलेगा। चलिए हम इसको चालू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि ये जो पूरी की पूरी क्लास है किससे संबंधित है। ये तो मालूम है यूनिट जो 2 है उससे संबंधित है, पर यूनिट 2 में भी क्या है, कौन सा टॉपिक है। तो पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये हमने देख लिए थे। साथ ही साथ प्रमुख राजवंश भी देख लिए थे। आज जो हमारी मुख्यतः क्लास होगी वो मुख्यतः दूसरे टॉपिक पर होगी, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसके उस वाली क्लास में भी थे, यानी इससे पहली वाली क्लास में। अधिकतम क्वेश्चन इसके आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि पहले वाले टॉपिक से संबंधित है। कारण उसका यह है कि पहली क्लास में पूरे के पूरे जो एमसीक्यूज थे वो नहीं हो पाए थे, कुछ वहां से रह गए थे, इसीलिए कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। अधिकतम या पूरी की पूरी जो क्लास है जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर यानी कि मध्य प्रदेश के आंदोलन यानी स्वतंत्रता आंदोलन और उसमें स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें मध्य प्रदेश के योगदान से संबंधित है। चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? होलकर रियासत के संस्थापक कौन थे? अहिल्याबाई होलकर, यशवंतराव होलकर, तुकोजी होलकर या इनमें से कोई नहीं। तो होलकर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो भैया इसका जो आंसर है वो क्या है? सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। यशवंतराव होलकर इसके जो है वो संस्थापक थे। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है आवरा इंदरगढ़ पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है? आवरा इंदरगढ़ पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कहां पर स्थित है? मंदसौर, खरगोन, सीहोर या सागर? सागर में तो हम देखते हैं कि सागर में कौन सा है? एरण है ना। एरण जो पुरातात्विक स्थल है वो कहां पर है? सागर में है। दूसरी बात, एरण और किस लिए प्रसिद्ध है? ये सती प्रथा के लिए भी प्रसिद्ध है। सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है। और ये जो आवरा और जो इंदरगढ़ है, एक इंदरगढ़ का किला भी है दोस्तों, याद रखिएगा वो कहां पे है उसको याद देखिए। इंदरगढ़ का किला ये कहां पे है? तो याद रखिएगा ये दतिया में है। कहां पे है? दतिया में है। तो एक इंदरगढ़ का जो किला है वो कहां पर है? दतिया में है। इसको भी याद रखिएगा। अब आवरा पूछ रहा है, आवरा इंदरगढ़ कहां पर स्थित है? दोस्तों ये कहां पर है? मंदसौर में स्थित है। कहां पे है? मंदसौर में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? हथनौरा पुरापाषाण स्थल कहां पर स्थित है? पुरापाषाण स्थल यानी कि शुरुआत, एकदम पाषाण काल की जो शुरुआत है तभी की बात चल रही है। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थरों का काल, है ना। तो पाषाण यानी जब पत्थरों का काल चल रहा है, पाषाण काल चल रहा है, तो उस समय पर ये जो हथनौरा है ये पूरा पाषाण स्थल दरअसल है कहां पर स्थित? तो सीहोर में है, होशंगाबाद में है, रायसेन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो है होशंगाबाद। हथनौरा कहां पे है? होशंगाबाद में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
बघेलखंड रियासत के आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? आदि से मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है पुराने या पुराना, सबसे पहले के। इनको बोलते हैं मूल। मूल का मतलब है जो एकदम सबसे पहले थे, इनसे पहले कोई नहीं था। तो पूछा जा रहा है कि बघेलखंड रियासत के आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? लवण प्रसाद, बुलर देव, वीरभान प्रसाद, रामचंद्र देव। तो दोस्तों लवण प्रसाद हैं, याद रखिएगा। आदि पुरुष तो लवण प्रसाद को कहा जाता है, लेकिन बघेलखंड रियासत के जो पहले प्रभावशाली शासक थे तो वो कौन थे? बुलर देव, है ना, प्रभावशाली। ये कौन है? प्रभावशाली। ठीक है, ये प्रभावशाली शासक थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? राजमाता विजय राजे सिंधिया की पुस्तक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1842 का बुंदेला विद्रोह, एक रानी ऐसी भी, और राजपथ से लोकपथ। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो राजमाता विजय राजे सिंधिया की जो पुस्तक है उसका नाम है राजपथ से लोकपथ। क्या है? राजपथ से लोकपथ। एक रानी ऐसी भी, ये किताब जो है ये किसके ऊपर है? ये विजय राजे जो सिंधिया हैं उनके ऊपर है। राजमाता विजय राजे जो सिंधिया हैं उन्हीं के ऊपर ये वाली जो बुक है वो लिखी गई है। पर इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि ये किसने लिखी है? एक रानी ऐसी भी। क्लियर है? तो इनका नाम क्या है? किसके नाम पे है? राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम पर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? 1842 बुंदेला विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे या कौन थे? मधुकर शाह, जवाहर बुंदेला, राजा परीक्षित या ये सभी? ये दरअसल दोस्तों सभी हैं, तो इसका तो आंसर हो जाएगा डी। तो मधुकर शाह हो गए, जवाहर बुंदेला हो गए, राजा परीक्षित। एक तरीके से 1842 का जो बुंदेला विद्रोह हो रहा है वो 1857 का एक तरीके से आधार है। यानी पहले 1842 में ये पूरा का पूरा आधार तैयार हो गया था, उसके बाद में फिर 1857 की क्रांति हुई है। मध्य प्रदेश में 1842 का जो बुंदेला विद्रोह है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत डीपली भी पढ़ते हैं बहुत सारे क्वेश्चन भी यहां से निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति, अब अपन क्रांति में हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ हुई? मंदसौर, नीमच, जबलपुर, इंदौर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो ये नीमच से प्रारंभ हुई है। याद रखिएगा 3 जून को। कब? 3 जून को 3 जून 1857 को सबसे पहले यह जो क्रांति है या क्रांति की ज्वाला है वो नीमच से चालू हो रही है, नीमच से भड़क रही है। फिर जब दूसरी हम ज्वाला देखते हैं वो कहां पर है? तो वो होती है दोस्तों 14 जून को ग्वालियर से। कहां से? 14 जून को ग्वालियर से। ठीक है, तो एक 3 जून को, एक 14 जून को। 14 जून 1857 को कहां से है? तो ग्वालियर से है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो जबलपुर वाला क्षेत्र है यहां से 1857 की क्रांति में कौन आते हैं? रघुनाथ शाह आते हैं और शंकर शाह आते हैं। यानी जबलपुर वाला जो पूरा क्षेत्र है उस समय पर महाकौशल क्षेत्र है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन आते हैं? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। रानी अवंती बाई का संबंध है 1857 से, 1842 से, 1920 से या 1930 से? रानी अवंती बाई का जो संबंध है दोस्तों वो कहां से है? 1857 की क्रांति से है। क्लियर है? इनके जो पति थे वो कौन थे? रामगढ़ रियासत, जो मंडला है रामगढ़ रियासत, इसको याद रखिएगा, आता है प्रश्न। रामगढ़ रियासत, रामगढ़ रियासत के व्यक्ति थे विक्रमजीत सिंह। ये इनके कौन थे? पति थे। तो रानी अवंतीबाई कहां से? मंडला वाले क्षेत्र से हैं, और रामगढ़ रियासत के जो प्रमुख हैं विक्रमजीत सिंह, इनके कौन थे? पति थे। 1857 की क्रांति में जब ये देखती हैं कि दुश्मनों ने घेर लिया है, नहीं बच पाएंगे, तो इनकी एक सहायिका है जिनका नाम है गिरधारी बाई। गिरधारी बाई, तो ये भी इनके साथ में है और रानी अवंतीबाई भी साथ में है। इन्होंने क्या किया था? अपना बलिदान दे दिया था। तो याद रखना 1857 की क्रांति से कौन हो गया? रानी अवंतीबाई का संबंध है। याद रखना जो दुर्गाबाई हैं वो अकबर से उनका युद्ध हो रहा है ना, मान सिंह उस युद्ध में है माफ करिएगा, आदम खान जो है वो उस युद्ध में है। तो रानी दुर्गावती का संबंध कब है? मुगल काल से। ये रानी अवंतीबाई हैं, ये 1857 से जुड़ी हैं, और रानी लक्ष्मीबाई वो भी 1857 से जुड़ी हैं। बस उनका क्षेत्र कौन सा हो जाता है? जहां से कालपी, ग्वालियर, ये वाला क्षेत्र। इनका क्षेत्र कौन सा है? मंडला वाला क्षेत्र है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
आगे का प्रश्न क्या है? महान क्रांतिकारी तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी? तो इनका भी संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से है। ठीक है, 1857 की क्रांति से तात्या टोपे का भी संबंध है। इनको फांसी कहां पे दी जा रही है? मंदसौर, शिवपुरी, रायसेन या भोपाल? तो शिवपुरी। एक व्यक्ति है जिसने धोखे से इनके बारे में अंग्रेजों को बता दिया है और 1859 में इनको पकड़ लिया जाता है और इसके बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। तात्या टोपे मुख्यतः किस लिए जाने जाते हैं? गोरिल्ला पद्धति के लिए। युद्ध की पद्धति होती है ना गोरिल्ला, गोरिल्ला छापामार युद्ध कहते हैं इसको, गोरिल्ला युद्ध पद्धति। इन्होंने इस युद्ध को बहुत सारे लोगों को सिखाया है, बताया है, बहुत सारे क्रांतिकारियों को। तो बहुत सारे क्रांतिकारी इनसे हमेशा प्रभावित होते थे। तात्या टोपे इनको कहा जाता था क्योंकि हमेशा टोपी पहने रहते थे। इनको वो टोपी बाजीराव ने दी हुई थी जिसमें 9 रत्न लगे हुए थे। तात्या टोपे हो गए, महारानी जो लक्ष्मीबाई हैं वो हो गई, और यहाँ पर जैसे भीमा नायक, खाजिया नायक हो गए। तो ये सभी एक ही समय के हैं। कब के हैं? और 1857 की क्रांति से संबंधित है। आगे चलते हैं। कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, यदि बताऊंगा तो एक प्रश्न के बाद दूसरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं जल्दी से आगे वाले प्रश्न पर आने का प्रयास करता हूं। कोई समस्या हो कमेंट में बताइएगा, अगली क्लास में आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। होलकर सेना के मुख्य तोपची कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? बहादुर खान, मीरन बहादुर, शहादत खान या मीरन बहादुर? इसका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? सी, शहादत खान। शहादत खान जो थे वो होलकर सेना के मुख्य सेनापति हैं। ये मुख्य तोपची, तोपची का मतलब जानते हैं ना, जो तोप वाले जो तोप वाला जो पूरा सिस्टम होगा उसको संभालने वाले हैं, तो ये तोपची हैं। इन्होंने भी एक तरीके से देखा जाए तो 1857 की क्रांति में भाग लिया है और बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। इनका नाम क्या है? शहादत खां। ये आता है प्रश्न, ऐसा आता है शहादत खां किस क्षेत्र से थे, तो वो क्षेत्र पूछ लिया जाता है, तो इंदौर। ठीक है, शहादत खां का संबंध 1857 में कहां से है? तो इंदौर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टांट्या भील को कब फांसी दी गई थी? 1 दिसंबर 1889, 2 दिसंबर 1889, 3 दिसंबर 1889 या 4 दिसंबर 1889? प्रश्न है टांट्या भील को फांसी कब दी गई थी? बताइए क्या इसका आंसर होगा? 1 दिसंबर 1889, 2 दिसंबर 1889, 3 दिसंबर 1889 या 4 दिसंबर 1889? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर 1889। अपनी बहन खुसरो खां से ये मिलने के लिए जाते हैं, धोखे से अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं और इनको फिर क्या दे दी जाती है? फांसी। टांट्या भील को ही क्या कहा जाता है? भारत का रॉबिन हुड। किसका? भारत का। याद रखिएगा, निमाड़ के रॉबिन हुड कौन है? वो भीमा नायक है। ये किसकी बात चल रही है? टांट्या भील की। तो इनको कहा जाता है भारत का रॉबिन हुड, भारत का रॉबिन हुड, रॉबिन हुड या इंडियन रॉबिन हुड। इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा, टुंड्रा, या इनको क्या बोलते हैं? तांत्या। क्लियर है? पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है वो इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है भैया। 1842 के बुंदेला विद्रोह में ढिल्लन शाह का क्षेत्र कौन सा था? मदनपुर, चंदेरी, सारंगपुर या हीरापुर? 1842 में बुंदेला विद्रोह में ढिल्लन शाह का क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? इनका जो आंसर है वो है मदनपुर। इसके अलावा चंदेरी, सारंगपुर, हीरापुर। हीरापुर किस लिए प्रसिद्ध है? हीरापुर भी 1842 का केंद्र है, पर यहां पर व्यक्ति कौन है? हृदय शाह। कौन है? हृदय शाह, हृदय शाह। ठीक है, याद रखिएगा, हृदय शाह यहां पर है, हीरापुर से संबंधित है हृदय शाह, मदनपुर से संबंधित है कौन? ढिल्लन शाह। पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मध्य प्रदेश के किस जिले से अपनी यात्रा शुरुआत की है? यात्राएं तो बहुत की हैं। असहयोग आंदोलन 1920 की बात है, पर अगर देखा जाए तो इनके शुरुआत कहां से कर रहे हैं? असहयोग आंदोलन में शुरुआत कहां से कर रहे हैं? तो ये जो शुरुआत हो रही है वो कहां पर हो रही है? छिंदवाड़ा से इनकी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद में अलग अलग जगह पर जाते हैं, पूरा वो जो क्षेत्र है प्रभावित हो जाता है। और असहयोग आंदोलन में हम जानते हैं कि चौरा चौरी वाला जो कांड है वो होता है, उसके बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। एक खास बात और है असहयोग आंदोलन की कि जिस दिन ये चालू हो रहा है उसी दिन हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, वो समाप्त हो जाते हैं। उसी दिन से ये असहयोग आंदोलन भी शुरुआत होती है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह का संबंध मुख्यतः कहां से है? झंडा सत्याग्रह 1923,
1923 झंडा सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भोपाल, विदिशा, जबलपुर, रायसेन, तो कहां से संबंधित है? जबलपुर से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें एक तपस्वी करके व्यक्ति हैं जिनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये झंडे को फहरा देते हैं, तिरंगे झंडे को, जब कांग्रेस चुनाव में जीत जाती है। तो इस वजह से वहां पर जो अधिकारी हैं वो उस तिरंगे झंडे को उतार कर उसको अपने पांव से कुचल देते हैं, और इसी के विरुद्ध में ये झंडा सत्याग्रह होता है। तो शुरुआत तो इसकी नागपुर में होती है, फिर वहां पर जब व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाता है तो फिर ये नागपुर से भी इसकी शुरुआत होती है। हालांकि फिर बाद में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ता है और वो इस आंदोलन की इजाजत दे देते हैं। कुछ समय के बाद ये आंदोलन जो है वो स्थगित हो जाता है। तो झंडा सत्याग्रह का जो संबंध है वो कहां से है? जबलपुर से है। आगे चलते हैं। सुंदरलाल, यही है वो सुंदरलाल तपस्वी जिनका मैं नाम बता रहा था। सुंदरलाल तपस्वी का संबंध इनमें से किस घटना से है? मध्य प्रदेश झंडा सत्याग्रह, मध्य प्रदेश सविनय विज्ञा आंदोलन, मध्य प्रदेश असहयोग आंदोलन, या मध्य प्रदेश भारत छोड़ो आंदोलन। तो सुंदरलाल तपस्वी का जो संबंध है इनमें से किस घटना से है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो झंडा सत्याग्रह है उससे संबंधित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 1923 में हुआ है। चलिए, सविनय विज्ञा आंदोलन 1930 है ये, की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से हुई? बरेला, कटनी, दमोह या सागर? कहां से हो रही है भैया बताइए? सविनय विज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हो रही है? बरेला, कटनी, दमोह या सागर? तो कहां से हो रही है? ये जबलपुर के बरेला से हो रही है। हम सब जानते हैं ये जो बरेला है ये किससे संबंधित है? रानी जो दुर्गावती हैं उनसे भी संबंधित है ये बरेला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दुर्गादास मेहता का संबंध इनमें से किस घटना से है? दुर्गादास मेहता का संबंध इनमें से किस घटना से है? टुरिया जंगल सत्याग्रह 1923, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1923, चरण पादुका नरसंहार या पंजाब मेल हत्याकांड? तो दुर्गादास मेहता का संबंध किससे है दोस्तों? टुरिया जंगल सत्याग्रह से है। ये दरअसल जंगल सत्याग्रह कब हो रहा है? 1930। ये किससे प्रभावित है? जो गांधी जी का सविनय विज्ञा आंदोलन है उसी से संबंधित है। जंगलों को बचाने के लिए उन पर चिपक जाया करते थे। एक तरीके से जब वहां पर नमक आंदोलन चल रहा है तो मध्य प्रदेश में ये जंगल सत्याग्रह चल रहे हैं, जंगलों की कटाई के विरुद्ध में चल रहे हैं, है ना। तो उस समय हमें सविनय विज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है? सा मतलब अच्छे, विनय मतलब विनय पूर्वक, आपकी अविज्ञा करना, आप जो कह रहे हैं हम उसको मानेंगे नहीं, लेकिन कैसे? विनय पूर्वक। पर अंग्रेज लोग क्या करते थे? कहीं ना कहीं लाठियां चलवा देते थे, गोलियां चलवा दिया करते थे जब भी व्यक्ति आंदोलन करते थे। क्यों उस समय आंदोलन करेंगे? तो जैसे जंगल काटे जा रहे हैं तो कहेंगे हम जंगल को नहीं काटेंगे। तो इस प्रकार से उनकी आज्ञा की अविज्ञा करना ही सविनय विज्ञा आंदोलन है। तो ये मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? टुरिया जंगल सत्याग्रह। दोनों, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी 1930 में जो सविनय विज्ञा आंदोलन है उसी से प्रभावित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? गंजन सिंह कोरकू का संबंध इनमें से किस घटना से? अब जैसे गंजन सिंह कोरकू हैं तो टुरिया जंगल सत्याग्रह 1923, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1923, चरण पादुका नरसंहार या पंजाब मेल हत्याकांड? इनका संबंध किससे है दोस्तों? इनका जो संबंध है वो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से। किससे है? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से। किनका? गंजन सिंह कोरकू का संबंध। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? देवनारायण तिवारी का संबंध किस घटना से है? देवनारायण तिवारी का संबंध टुरिया जंगल सत्याग्रह है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है, चरण पादुका नरसंहार है, पंजाब मेल हत्याकांड है। तो जो पंजाब मेल हत्याकांड है उससे संबंधित है देवनारायण तिवारी। इनको बाद में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, देवनारायण तिवारी का संबंध पंजाब मेल हत्याकांड से है। कहानी क्या है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चनों में कहानी नहीं बता रहा हूं, कारण उसका यह है कि अधिकतम से मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पास में पहुंच जाएं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो प्रत्येक प्रश्न में अलग मैं कहानी बताऊंगा तो इतने सारे जो एमसीक्यूज हैं वो नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। तो ये जो देवनारायण तिवारी हैं, दरअसल होता क्या है कि दिल्ली से मुंबई की ओर एक ट्रेन जा रही है, बीच में ये क्षेत्र जो खंडवा वाला क्षेत्र ये पड़ रहा है, इसी क्षेत्र में ये जाते हैं और ये जो ट्रेन है जो अंग्रेजों से संबंधित है, इसमें जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन यहाँ पर, उसी ट्रेन में आते समय में आग लगा देते हैं। तो यही क्या है? एक तरीके से पंजाब मेल हत्याकांड। बाद में ये पकड़े जाते हैं। तो जो ये देवनारायण तिवारी हैं ये और इनके साथ में एक और व्यक्ति इनके जो मित्र हैं, इन दोनों को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये किससे संबंधित है? पंजाब मेल हत्याकांड से संबंधित है। खंडवा स्टेशन की बात है। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि त्रिपुरी कौन सा क्षेत्र है? जबलपुर वाला क्षेत्र है ना। जब हम पढ़ते हैं तो माहिस्मती जो शाखा है और त्रिपुरी जो वंश है, कलचुरी वंश है, ये सब यही है, जबलपुर वाले हैं। तो इसीलिए वो शब्द है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। जबलपुर को पहले त्रिपुरी ही कहा जाता था, तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है।
तो क्या है 1939 का जबलपुर अधिवेशन, 1940 का जबलपुर, या 41 जबलपुर, या 29 जबलपुर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1939 जबलपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हो रही है या कहां से हुई? भोपाल से, विदिशा से, मंदसौर से, या नीमच से? तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हो रही है? भोपाल, विदिशा, मंदसौर, या नीमच? बताइए इसका क्या आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा है दोस्तों? 1942 में हो रहा है। अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें तो भारत में यदि हम देखें तो सबसे पहले इसमें करो या मरो का नारा, और इसकी जो शुरुआत है वो मुंबई से हो रही है। तो कौन दे रहे हैं? गांधी जी। क्या बोल रहे हैं? करो या मरो, डू एंड डाई। तो अगर हम देखें कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से हो रही है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? मध्य प्रदेश में इसकी जो शुरुआत है वो मंदसौर से हो रही है। कहां से हो रही है? मंदसौर से हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? हिम किरीटनी हिम तरंगिनी किसकी रचनाएं हैं? ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। हिम किरीटनी हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, और कौन सी है? माता, और कौन सी है? समर्पण। इसके अलावा दो इनकी पत्रिकाएं भी हैं। कौन कौन सी हैं? प्रभा और करमवीर। करमवीर, प्रभा और करमवीर, इनकी दो पत्रिकाएं भी हैं। अरे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित रविशंकर शुक्ल, या पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो हिम किरीटनी हिम तरंगिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित रविशंकर शुक्ल, या पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र? इनका जो आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म कहाँ होता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद का कौन सा ग्राम है? होशंगाबाद का बाबई नामक ग्राम है। बाबई नामक ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर इनका जन्म हो रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से? एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा, ठीक है ना। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे? भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खां, नवाब नजर मोहम्मद खां, नवाब फैज मोहम्मद खां, इनमें से कोई नहीं। भोपाल रियासत के जो अंतिम नवाब हैं दोस्तों वो कौन से हैं? तो वो है नवाब हमीदुल्ला खां। ये भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हैं, याद रखिएगा। और भोपाल रियासत में अगर देखा जाए तो जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जैसे ढाई दिन की ढाई सीढ़ी मस्जिद, ये किसके द्वारा बनवाई गई है? आता है प्रश्न, ढाई सीढ़ी मस्जिद। ये जो ढाई सीढ़ी मस्जिद है ये किसके द्वारा बनवाई गई है? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा बनवाई गई है। दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। एशिया की सबसे छोटी मस्जिद, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। और क्या है भैया? इसके अलावा देखा जाए तो जो ताजुल मस्जिद है, ताजुल मस्जिद, ये जो ताजुल मस्जिद है ये भी भोपाल में है ना। और इस ताजुल मस्जिद को किसने बनवाया था? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। क्लियर है? चलिए। और दोस्त मोहम्मद खान एक अफगानी सैनिक थे। किसके शिविर में रहा करते थे? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में फिर ये भोपाल आ जाते हैं। रानी जो कमलापति हैं उनके साथ में उनके ही भतीजे को हराते हैं। भतीजे को हरा देने के बाद में फिर उनका ही जो राज्य है वो ले लेते हैं। रानी कमलापति जल समाधि ले लेती हैं। इस प्रकार से भोपाल जो रियासत है वो किसको मिल जाती है? दोस्त मोहम्मद खान को। और दोस्त मोहम्मद खान के बाद में फिर जितने व्यक्ति बैठते हैं वो सब अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? नवाब लगाते हैं। क्लियर है? चलो, अब ये जो ताजुल मस्जिद है इसको आप लोग देख लो। कहाँ देखोगे? शाहजहां बेगम इनके द्वारा ये जो मस्जिद है बनवाई गई है। आप लोग कमेंट में ये बता देना, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये जो ताजुल मस्जिद है ये किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य या काकतीय? प्रश्न बहुत शानदार है, डीप भी है, गहरा प्रश्न है, हल्का प्रश्न नहीं है।
देखिए एक बार इसको, कह रहे हैं कि कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब देखिए मध्य प्रदेश से यहाँ पे शुरुआत की जो दोनों हैं दोनों ही संबंधित हैं, पर कलचुरी वंश जो रहा है वो पूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश में रहा है। पर ये जो गुर्जर प्रतिहार वाला जो वंश है, इसमें नागभट्ट द्वितीय जब आते हैं तो अपनी राजधानी उज्जैन से कहां ट्रांसफर कर लेते हैं, कन्नौज ट्रांसफर कर लेते हैं। कन्नौज उनका सेंटर हो जाता है। तो एक तरीके से हम देखा जाए, जब इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो हम देखेंगे कि अधिकतम सही उत्तर कौन सा है। तो अधिकतम सही उत्तर कौन सा निकलेगा इसका, कलचुरी वंश। ठीक है ना, कौन सा निकलेगा, कलचुरी वंश। तो याद रखिएगा, इसको दूसरे वाले को हटा दो आप, क्योंकि पीडीएफ आपके पास में ऐसी ही जाएगी, कलचुरी वंश। आगे चलिए, आगे का प्रश्न देखते हैं। आल्हा ऊदल संबंधित थे, चंदेरी, विदिशा, महोबा, पन्ना। तो कहां से संबंधित थे, चंदेरी रियासत से संबंधित हैं। आल्हा ऊदल दरअसल परमार्दी देव शासक हैं। चंदेल शासक कौन, परमार्दी देव, परमार्दी देव, इनके ही ये सैनिक हैं। ठीक है, आल्हा ऊदल। कहा जाता है कि आल्हा ऊदल ने एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि इनका युद्ध हो रहा है तो पृथ्वीराज चौहान को भी आल्हा और ऊदल जो है वो पराजित कर देते हैं। तो परमार्दी देव जो है चंदेल शासक हैं, एक तरीके से अंतिम जो चंदेल शासक है वो परमार्दी देव हैं। आल्हा ऊदल इन्हीं से संबंधित थे। वो रियासत कौन सी थी, तो चंदेरी रियासत है। याद रखना, चंदेरी रियासत के परमार्दी देव के आल्हा ऊदल दोनों सेनापति हैं। इनका जो संबंध है वो उस समय पे पृथ्वीराज चौहान से भी है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस स्थान का नाम कुश स्थली था, इनमें से किस स्थान का नाम कुश स्थली था, विदिशा, रीवा, उज्जैन, मंदसौर। तो इनमें से विदिशा का नाम क्या था, कुश स्थली। देखिए विदिशा का नाम दशार्ण भी है ना, विदिशा का नाम कुश स्थली भी है, विदिशा का नाम वेशनगर भी है। ऐसे बहुत सारे नाम हमको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है, विक्रम संवत और ईस्वी में कितने वर्ष का अंतर है, विक्रम संवत और ईस्वी में कितने वर्ष का अंतर है। तो कितने वर्ष का अंतर है, 57, 58, 59, 60। 59 तो हो नहीं सकता, 60 भी नहीं हो सकता, 58 में से 58 तो घटाएंगे तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 57। क्यों, क्योंकि विक्रम संवत खुद ही 58 ईसा पूर्व में है। कितना है, 58 ईसा पूर्व में है। ठीक है, इसीलिए वो एक को कम करके बताते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 57 वर्ष हो जाएगा। ये विक्रम संवत नहीं पूछ रहा है, समझने का प्रयास करें। विक्रम संवत और ईस्वी, जैसे आज जो ईस्वी चल रही है और यदि हमें उसका विक्रम संवत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 58 उसमें क्या करेंगे, 57 वर्ष को जोड़ देंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है वो, इसलिए 57 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 58 ईसा पूर्व में विक्रम जो विक्रमादित्य थे, उज्जैन के एक स्थानीय शासक हैं, उन्होंने जब शकों को बाहर खदेड़ दिया, पराजित कर दिया, तो उन्होंने एक उपाधि धारण की जिसे विक्रमादित्य कहते हैं और एक संवत चलाया जो कि 58 ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। तो 58 ईसा पूर्व और जो ईस्वी है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भैया इतिहास क्या है और जो अभी समय पर चल रहा है, जैसे अभी क्या चल रहा है इस समय 2025 चल रहा है, यही ईस्वी, इन दोनों में अंतर क्या है ये पूछा जा रहा है। आगे चले, नागवंश का स्थान कौन सा था, ग्वालियर, विदिशा, सतना, खरगोन। अब देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, नागवंश का स्थान कौन सा था। नागवंश शुरुआत में तो विदिशा वाले स्थान पे है, पर कुछ समय के बाद अपनी राजधानी पद्मावती बना लेता है, जिसे हम आधुनिक पवैया कहते हैं। तो अभी ये कहां पर है, ग्वालियर में है। इसका मतलब है लास्ट के जो उनके पूरे के पूरे शासक रहे हैं वो कहां पे रहे हैं, तो वो जो शासक रहे हैं वो रहे हैं ये जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, पद्मावती, आधुनिक जिसे हम पवैया भी कहते हैं, पवाया भी कहते हैं। तो इनका जो मूल स्थान था वो क्या हो जाएगा, मतलब मूल स्थान नहीं पूछा है, नागवंश का स्थान कौन सा था, तो ग्वालियर। शुरुआत इनका कहां से की थी, इन्होंने विदिशा से कर रखी थी। आगे चले, इनमें से किस शासक ने जनेन्द्र की उपाधि धारण की है, जनेन्द्र की, यशोधर्मन, देवधर्मन, देववर्धन, विक्रमादित्य या रविंद्रवर्धन। तो इसमें से कौन से शासक हैं, मालवा के महान शासक हैं यशोधर्मन। याद रखिएगा मालवा के भी हैं और मालवा में भी कहां से, मंदसौर के, मंदसौर जो औलीकर वंश पढ़ते हैं ना आप, उसी में से जो द्वितीय औलीकर वंश है, द्वितीय औलीकर वंश से ही जुड़े हुए हैं यशोधर्मन। एक महान शासक हैं, एक तरीके से देखा जाए कि उस समय पर ये एकदम से उदित होते हैं और फिर एकदम से ही चले भी जाते हैं। पूरे वर्धन वंश में या औलीकर जो वंश है उस पूरे वंश में यदि सबसे महान कोई शासक है तो वो कौन सा है, यशोधर्मन। मंदसौर अभिलेख इसी से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख,
मंदसौर अभिलेख इन्हीं से संबंधित है, जहां पर इनकी जीत की कहानी भी है, जीत का मतलब प्रशस्ति पत्र भी है। साथ ही साथ ये मंदसौर अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है, श्रेणियों की, बुनकर श्रेणियों की या बुनकर व्यापारियों की जानकारी भी देता है। इसकी रचना किसने की थी, तो वत्स भट्टी के द्वारा इसकी रचना की जा रही है। क्यों, क्योंकि ये मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन से तो जुड़ा हुआ ही है, साथ ही साथ ये गुप्त शासक से भी जुड़ा हुआ है, जिनका नाम क्या है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, क्लियर है। कुमारगुप्त के लिए जो इसमें बातें लिखी हैं वो किसने लिखी हैं, वत्स भट्टी ने लिखी हुई हैं। इसको देख लीजिएगा आप, मालवा मंदसौर, मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त। यशोधर्मन सबसे महान शासक है, जनेंद्र है ना, जनेंद्र जैसी उपाधियां धारण कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। उच्च कल्प वंश और परिव्राजक वंश किस वंश के अधीन थे, उच्च कल्प वंश और परिव्राजक वंश किस वंश के अधीन थे। देखिए, उच्च कल्प और परिव्राजक जो वंश है ये सतना वाले क्षेत्र में थे, जो रीवा सतना वाला क्षेत्र है ये इस वाले क्षेत्र में थे। और ये अपने जो अभिलेख है इनकी जो पुस्तकें वगैरह हैं उसमें ये जो संवत लिखते थे वो कौन सा लिखते थे, गुप्त संवत। तो हम ये मानते हैं, ये मानते क्या, हमको मानना ही पड़ेगा कि ये गुप्त वंशों के कहीं ना कहीं सामंत रहे होंगे, उनके अधीन रहे होंगे। तो ये किसके अधीन थे, गुप्त वंश के। मौर्य वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश, कलचुरी वंश, तो गुप्त वंश के अधीन है। एक बात और याद रखना, वाकाटक वंश से आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि क्या ये वाकाटक के रहे होंगे, तो ये वाकाटक के नहीं है, क्योंकि गुप्त उस समय में बहुत ज्यादा मजबूत है ना। दूसरी बात, गुप्त ने वाकाटक वंश के साथ में अपने वैवाहिक संबंध भी बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उसकी जो लड़की है प्रभावती, उसकी शादी कहां पर हो रही है, वाकाटक वंश के साथ में हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर नागवंश भी साथ साथ में चलता हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि कुबेर नागा से भी इनके विवाह हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उस समय गुप्त वंश, वाकाटक वंश, नागवंश ये सब शक्तियां थी और इन्हीं के सामंत हुआ करते थे उच्चकल्प और परिव्राजक वंश, जो कि सतना वाले क्षेत्र में थे। आगे का प्रश्न क्या है, इनमें से किस शासक को उसके सिक्कों में आदि वराह कहा गया है। आदि वराह विष्णु जी का अवतार, राजा भोज, मिहिर भोज, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो किसे कहा गया है, मिहिर भोज को कहा गया है। इनमें से किस शासक को उसके सिक्कों में आदिवरा कहा गया है, तो मिहिर भोज को कहा गया है। अब ये मिहिर भोज कौन है, ये प्रतिहार जो शासक हैं उनमें एक महान शासक है मिहिर भोज, अपने आप को आदिवरा बोलते हैं। ग्वालियर अभिलेख में इनको आदिवरा कहा गया है। इन्हीं की राजधानी कन्नौज हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्नौज। पहले उज्जैन वाले क्षेत्र में थे, फिर कन्नौज चले जाते हैं। एक और भारतीय शासन में है जिसका नाम है मिहिर कुल, वो हूड़ है। कौन है, मिहिर कुल। एक और है जो है परमार भोज, ये उसके ऊपर ही लिखा है राजा भोज, वो परमारों से संबंधित है। तो मिहिर कुल अलग है, मिहिर भोज ये वाले हैं जो गुर्जर प्रतिहार वाले हैं। मिहिर कुल अलग हो गया हूड़ों का, और राजा भोज तो है तो वो है किससे संबंधित, परमार वंश से संबंधित। आगे चलते हैं। कच्छप घात वंश के किस शासक ने ग्वालियर में सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया है। ये देखो, देखने में तो सास बहु लगता है, पर इसका जो असली नाम है वो क्या है, सहस्त्र बाहु। विष्णु जी से संबंधित मंदिर है, इसका सही नाम है सहस्त्र बाहु। ठीक है ना, सहस्त्र बाहु मंदिर है ये, यानी सहस्त्र जिनकी हजारों भुजाएं हों, है ना, सैकड़ों भुजाएं हों, उन्हीं को कहा जाता है सहस्त्र बाहु मंदिर। लेकिन बोलचाल में सास बहु सहस्त्र बाहु ऐसा हो गया, तो वो सास बहु सब लोग बोलने लगे, बाकी वो सास बहु से संबंधित नहीं है। तो कौन सा शासक है, महिपाल। महिपाल के द्वारा इसको बनवाया जा रहा है। लगभग 1093 के आसपास की बात है, 1093 के आसपास की। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसके द्वारा की गई है। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ मान कौतूहल की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, मान सिंह, यशोधर्मन, रानी रूपमती, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा की गई है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तोमर वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। वीर सिंह देव, मान सिंह, डूंगर सिंह, हीरा सिंह। तोमर वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों, वीर सिंह देव के द्वारा की गई है तोमर वंश की स्थापना। इसमें एक महान शासक है जिनका नाम है मान सिंह। इन्हीं के दरबार में कौन कौन रह रहे हैं, बैजू है, बक्सा है ना, बैजू, बक्सू, हरिदास है, तानसेन है, वो इन्हीं के दरबार में रह रहे हैं। मान कौतूहल की रचना इन्हीं मान सिंह ने की है। गुजरी जो है ना, जो रानी रूपमती हैं, उनका संबंध किससे है, इन्हीं मान सिंह के साथ में ही है। ठीक है, आप ग्वालियर जाएंगे तो मान मंदिर आपको देखने को मिलेगा, है ना, वहां का जो पैलेस है वो भी इन्हीं से संबंधित है। आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक चित्र कहां पर पाए गए हैं? प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है? वही पाषाण काल से संबंधित। तो ये चित्र कहां है? भीमबेटका, सोनगिरी, उदयगिरी, बाकी गुफाएं। ये भीमबेटका से संबंधित है। कहां से संबंधित है? भीमबेटका से। आगे चलते हैं। रामनगर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? गौंड वंश, उच्चकल्प वंश, परिव्राजक वंश, इनमें से कोई नहीं। तो यह रामनगर मंडला वाला क्षेत्र किससे संबंधित होगा? गौंड वंश से संबंधित होगा। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? रस रत्न माला किसके द्वारा लिखी गई है? संग्राम शाह, महेश ठाकुर, केशव, मालती माधव। मालती माधव किसने लिखी हुई है? या मालती माधव जो थे इन्होंने क्या लिखी हुई है? उत्तर रामचरित लिखी हुई है, बहुत प्रसिद्ध उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित क्या है? संस्कृत का सबसे पहला दुखांत नाटक। बहुत ज्यादा दुख है उत्तर रामचरित। रामचरित के बाद की कहानी है, सीता ही जब चली जाएंगी। संग्राम शाह के द्वारा लिखी गई है क्या? रस रत्न माला। किसके द्वारा? संग्राम शाह के द्वारा लिखी गई है। भानुदत्त मिश्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रस मंजरी, कुबलया माला, विनोद दीपिका और राम विजय। तो भानुदत्त मिश्र की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? रसमंजरी, कुबलया माला और विनोद दीपिका और राम विजय। चलिए अब इसका आंसर कौन देंगे? आप लोग दीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आज की जो दोस्तों अपनी क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। समय का अभाव है, समय इतना ही मिलता है। अब इसके बाद की जो अगली क्लास है वो हम अगले टाइम पे देखेंगे, यानी इसकी जो फोर्थ क्लास आएगी। ये तीसरी क्लास थी, माफ करिएगा, ये जो पूरी क्लास थी ये दूसरी क्लास थी। पहली हो चुकी है, दूसरी आ गई, अब इसके बाद में तीसरी क्लास आएगी। ठीक है ना? तो नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।